आदमी ने सामने 3 कौवों को किसी चीज को नोच नोच कर खाते हुए देखा। उसने तुरंत कुछ पत्थर उठाकर उनकी ओर फेंके और कौवों को भगा दिया। पास जाकर देखा तो वह एक मरे हुए सांप की लाश थी। कई दिनों से भूखा आदमी गंदगी की परवाह किए बिना उसे खाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि सांप का मांस उसे बेहद स्वादिष्ट लगा। खाते समय वह बार बार इधर उधर देख रहा था, कहीं कोई उसे देख न ले। उसकी परेशानी सिर्फ भूख नहीं थी, घर से भागते वक्त वह जूते पहनना भी भूल गया था। जंगल के रास्तों में जगह जगह लकड़ी के नुकीले कांटे थे, जिनसे उसके पैरों की हालत बुरी हो चुकी थी। वह नदी किनारे पहुंचा और अपने पैरों को धोने लगा। दर्द सहते हुए उसने एक एक करके सारे कांटे निकाल दिए। तभी अचानक आसमान को चीरती हुई गोली की आवाज गूंज उठी। आदमी फौरन जमीन पर लेट गया और अपनी पिस्तौल निकालकर आवाज का स्रोत खोजने लगा। काफी देर तलाश करने के बाद उसने दूर एक बड़े पेड़ के नीचे 3 शिकारियों को एक हिरण काटते हुए देखा। तब जाकर उसी जान में जान आई। वह छिपकर इंतजार करने लगा, इस उम्मीद में कि शिकारी कुछ मांस के टुकड़े छोड़ जाएंगे। इंतजार करते करते उसे नींद आ गई। आखिर वह इस हालत में पहुंचा कैसे? कुछ दिन पहले उसका मालिक, जिसका नाम बांस था, उसे ताश खेलने के लिए बैठाया। दांव बहुत बड़ा था। अगर बांस जीत जाता तो उसे तुरंत आजादी मिल जाती, लेकिन अगर हार जाता तो उसे पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रहना पड़ता। किस्मत से बांस को बहुत अच्छे पते मिले। उसके पास 4 एक ही रंग के पते और एक दिल की रानी क्यों थी। उसने रानी वाला पता फेंकर नया पता उठाया। जैसे ही उसने नया पता देखा, उसके हाथ कांपने लगे। वह स्पेड का 3 था। अब उसके पास एक शानदार हाथ बन चुका था और उसे लगा कि जीत निश्चित है। खुशी के आंसू उसकी आंखों में आ गए। मालिक ने भी मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने पते खोल दिए। उसके पास 4 रानियां थी जो बांस के हाथ से बड़ी थी। बांस हैरान रह गया। जो दिल की रानी उसने अभी फेंकी थी, वह मालिक के हाथ में कैसे पहुंच गई? उसने तुरंत आरोप लगाया कि मालिक ने धोखाधड़ी की है, लेकिन मालिक ने उल्टा कहा कि बांस को तो यह भी नहीं पता कि रानी का पता कैसा दिखता है। बेहद निराश और गुस्से में बांस मालिक से झगड़ने लगा। मालिक उसे डराने के लिए बंदूक उठाने ही वाला था कि बांस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मालिक पर मुक्कों की बरसात कर दी और तब तक नहीं रुका जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद बांस को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आजादी पाने का यही मौका था। उसने मालिक की पिस्तौल उठाई और भागने का फैसला कर लिया। अपनी प्रेमिका से संक्षिप्त विदाई लेने के बाद वह एक घोड़ा चुराकर रातों रात फरार हो गया। रास्ते में उसकी मुलाकात गश्ती दल से हो गई। उन्होंने उससे पूछताछ शुरू कर दी। बांस को लगा कि वह उन्हें धोखा दे देगा, लेकिन वह यह भूल गया था कि भागते समय जूते पहनना भूल गया था। गश्ती अधिकारियों को शक हो गया और उन्होंने धीरे धीरे अपनी बंदूकें उसकी ओर तान दी। तभी बांस ने मौका देकर अपनी पिस्तौल निकाली और लगातार 3 गोलियां चला दी। तीनों अधिकारी जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद वह घोड़े पर सवार होकर आगे भागता रहा। कुछ दूर जाने पर एक नदी आ गई। घोड़ा पानी में उतरने से डर रहा था। तभी पीछे से कुत्तों के भौंकने और लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मशालें लिए कई लोग उसका पीछा कर रहे थे। बांस समझ गया कि वे सभी उसी की तलाश में हैं। घबराहट में उसने घोड़े को आगे दौड़ने के लिए मजबूर किया ताकि पीछा करने वाले उसका ध्यान घोड़े की ओर लगा दे और उसे भागने का मौका मिल सके। जबकि वह खुद तुरंत नदी में कूदकर तैरने लगा। उसे पता था कि अगर वह किसी तरह नदी पार कर ले तो कम से कम आज की रात सुरक्षित रहेगा। घोड़े के बिना बांस की रफ्तार बहुत धीमी हो गई, इसलिए उसने कई दिनों तक आराम करने की हिम्मत नहीं की। इस दौरान वह भूख से बेहाल हो चुका था। जब उसने कुछ शिकारियों को रास्ते में देखा, तब भी वह उनके पास खाना मांगने नहीं गया। मजबूरी में उसे कौवों के साथ सड़ा गला मांस खाकर पेट भरना पड़ा। ऐसे कठिन हालात में कई दिनों तक भटकने के बाद उसकी ताकत जवाब दे गई। वह एक बड़े पेड़ के नीचे गिर पड़ा और मौत का इंतजार करने लगा। तभी अचानक एक गोली की आवाज ने उसे जगा दिया। आंखें खोलते ही उसने देखा कि सामने बंदूक थामे एक आदिवासी महिला खड़ी है। सेमिनोल, भागा हुआ गुलाम। इसके बाद बांस फिर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को उस महिला के घर में पाया। महिला उसे अपने घर ले आई थी। घर का छोटा लड़का उसे पानी पिलाने आया। कई दिनों तक महिला ने उसकी देखभाल की और धीरे धीरे बांस फिर से स्वस्थ हो गया। ताकत लौटने के बाद वह घर से बाहर निकला और देखा कि महिला अकेले ही सारे काम संभाल रही है। उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह अकेले अपने बेटे का पालन पोषण कर रही है। जिंदगी उसके लिए बेहद कठिन थी, इसलिए महिला ने बांस को वहीं रहने और परिवार का हिस्सा बनकर उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया। इस तरह बांस उस अनजान जगह पर बस गया। वह महिला के साथ लोहे का काम करता, लड़के को मछली पकड़ना सिखाता और घर के कामों में हाथ बटाता। जिंदगी कठिन जरूर थी, लेकिन उसमें परिवार का प्यार और अपनापन था। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। 2 साल बाद बांस लड़के के साथ कस्बे में सामान खरीदने गया। उसी समय एक श्वेत सैन्य अधिकारी भी वहाँ मौजूद था। चूंकि बांस अब आदिवासी भाषा सीख चुका था, इसलिए उसे अनुवादक का काम करना पड़ा। अधिकारी का सामान ढोते समय बांस ने देखा कि उसके साथ कई कैदी भी हैं। वे सभी विद्रोही सेना के बड़े अधिकारी थे, जिनमें से कुछ उसके पुराने मालिक के साथी रह चुके थे। उन्हीं में एक लंबे बालों वाला मेजर भी था। उसने बांस को देखते ही पहचान लिया। बांस, बच्चे को लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत जल्द भयंकर लड़ाई होने वाली है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ डाकुओं ने गाड़ियों पर हमला कर दिया। पूरा कस्बा अफरा तफरी में डूब गया। बांस लड़के को खोजने लगा, लेकिन भीड़ में उससे कई बार धक्का लगा और वह गिर पड़ा। जब वह फिर उठकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि लड़का एक लंबी बंदूक ताने लंबे बालों वाले मेजर पर निशाना साधे खड़ा है। दोनों काफी देर तक आमने सामने खड़े रहे। आखिरकार बांस दौड़कर पहुंचा और लड़के को समझाने लगा, नहीं, भगवान के लिए नहीं, अपने पिता की बात सुनो, बंदूक नीचे रखो। लड़का धीरे धीरे मान गया, लेकिन तभी लंबे बालों वाले मेजर ने मौका देकर अचानक हमला कर दिया। उसने लड़के को गोली मार दी और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग निकला। गोली लड़के के शरीर के नाजुक हिस्से में लगी थी। वह दर्द से तड़पता रहा और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। बांस उठ गया। वह लड़के का शव लेकर उसकी माँ के पास लौटा। दोनों ने मिलकर उसे दफनाया। महिला की आंखों से एक भी
आंसू नहीं निकला। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने प्रियजनों को एक एक करके खोने की आदी हो चुकी हो। कुछ समय बाद उसने बांस से कहा, अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। भारी मन और टूटे हुए दिल के साथ बांस उस जगह को छोड़कर चला गया जिसने कभी उसे आश्रय, परिवार और नई उम्मीद दी थी। वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर उस पुराने बागान में वापस पहुंचा जहाँ कभी वह गुलाम हुआ करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अमेरिका में गुलामी खत्म हो चुकी थी। सारे गुलाम और नौकर बहुत पहले वहाँ से जा चुके थे। कभी चहल पहल से भरी वह जगह अब वीरान और उजाड़ बन चुकी थी। मालिक न तो बांस के हाथों मरा था और न ही उसने बांस के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का फैसला किया। उल्टा उसने बांस को उसकी पत्नी का नया पता बता दिया। उस पते के सहारे बांस आजाद हो चुके अरकानसस राज्य पहुंचा। वहाँ का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। अब अश्वेत लोग गुलाम नहीं थे, वे भी श्वेत लोगों की तरह खुलकर सड़कों पर चल सकते थे और सम्मान के साथ जीवन जी रहे थे। बांस ने एक सराय के पीछे अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला, लेकिन उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई जब उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक छोटी बच्ची भी है। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। यह सोचकर उसका दिल टूट गया। सारी उम्मीदें बिखर गईं और वह उदास होकर सड़क किनारे बैठ गया। संयोग से उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। दोनों की मुलाकात हुई। बांस ने बस इतना कहा कि उससे उम्मीद है उसकी पत्नी का नया पति उसके साथ अच्छा व्यवहार करता होगा। पत्नी मुस्कुराकर बोली, वह सचमुच अच्छा इंसान है, बस कभी कभी अचानक गायब हो जाता है और कई बार बिल्कुल चुप रहता है। बांस ने पूछा, उसका नाम क्या है? पत्नी ने जवाब दिया, बास रीव। सभी बांस को सच्चाई समझ में आ गई। उसकी पत्नी ने कभी दूसरी शादी की ही नहीं थी। वह छोटी लड़की उसकी अपनी बेटी थी। यह जानकर बांस का दिल खुशी और अपराध बोध से भर गया। इतने वर्षों बाद आखिरकार उसका परिवार फिर से एक हो गया था। अगले कुछ वर्षों में बांस और उसकी पत्नी ने मिलकर अपना घर बसाया। उनके 4 और बच्चे हुए। हालांकि बांस खेती बाड़ी में बहुत माहिर नहीं था। कई बार फसल खराब हो जाती तो उसे खेत जलाकर दोबारा शुरुआत करनी पड़ती। एक रात एक डिप्टी मार्शल बांस के घर आया। उसने बताया कि हाल ही में उसके कई साथी डाकुओं के हाथों मारे गए हैं और उसे नए लोगों की जरूरत है। उसे पता चला था कि बांस न सिर्फ युद्ध का अनुभव रखता है बल्कि अंग्रेजी और आदिवासी भाषाएं भी अच्छी तरह जानता है। इसलिए उसने बांस को अपने साथ कानून व्यवस्था के काम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में बांस ने मना कर दिया। वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि परिवार का पेट पालने के लिए बेहतर काम करना जरूरी है। आखिरकार बांस ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और सफेद दाढ़ी वाले मार्शल के साथ कानून लागू करने की यात्रा पर निकल पड़ा। उनका पहला पड़ाव रेलवे लाइन के पास था। मार्शल उस जगह को मौत की रेखा कहता था। रेलवे के उस पार का इलाका अपराध और हिंसा से भरा हुआ था। अधिकतर अपराधी वहीं जाकर छिपते थे। दोनों डाकुओं के निशान तलाशते हुए आगे बढ़े और आखिरकार एक लूटी हुई घोड़ा गाड़ी के पास पहुंचे। गाड़ी के अंदर एक पादरी घायल अवस्था में पड़ा था और उसकी सांसें टूट रही थी। उसने कमजोर आवाज में बांस से कहा, भाग जाओ। यही चेतावनी बांस की जान बचाने वाली थी। अगले ही पल 3 डाकू अचानक हमला करते हुए वहां आ पहुंचे। बांस तुरंत गाड़ी के पीछे छिप गया और अपनी शानदार निशानेबाजी का प्रदर्शन किया। उसने 2 डाकुओं को ढेर कर दिया। उधर सफेद दाढ़ी वाले मार्शल ने भी पीछे नहीं हटे हुए तीसरे डाकू को काबू कर लिया। जब लड़ाई खत्म हुई और बांस ने पीछे मुड़कर देखा तब तक पादरी दम तोड़ चुका था। उस दयालु व्यक्ति की याद में बांस ने उसके लिए प्रार्थना की। मार्शल ने उसे समझाया कि ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बांस ने उसकी बात नहीं मानी। उसने खुद पादरी को सम्मान पूर्वक दफनाने का फैसला किया। रात को दोनों जंगल में आग जलाकर बैठे। बातों बातों में पता चला कि मार्शल के मन में आदिवासी लोगों के प्रति गहरी नफरत थी। उसका मानना था कि वे क्रूर और असभ्य हैं, लेकिन बांस की सोच अलग थी। वह मानता था कि सभी इंसान बराबर हैं, चाहे उनका रंग, जाति या संस्कृति कुछ भी हो। इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। अगली सुबह वे एक वांछित अपराधी की तलाश में एक आदिवासी गांव पहुंचे। जब उन्होंने संदिग्ध के घर में घुसने की कोशिश की तो पूरे गांव के लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, लेकिन सफेद दाढ़ी वाला मार्शल बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और दरवाजे का ताला गोली मारकर तोड़ दिया। फिर वह सीधे घर के अंदर घुस गया, लेकिन अंदर जो दृश्य उसका इंतजार कर रहा था उसने सबको हैरान कर दिया। घर के अंदर एक आदिवासी महिला बड़ी शिकार वाली बंदूक लिए उनका इंतजार कर रही थी। वह गुस्से में उनसे तुरंत वहाँ से चले जाने की मांग करने लगी। सौभाग्य से बांस आदिवासी भाषा जानता था। उसने शांतिपूर्वक महिला से बात की और उसे कुछ हद तक शांत कर दिया। फिर उसने सफेद दाढ़ी वाले मार्शल को बाहर भेज दिया ताकि वह अकेले इस मामले को संभाल सके। बांस ने महिला को भरोसा दिलाया कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। जब उसे पता चला कि जिस अपराधी की वे तलाश कर रहे हैं वह वहाँ नहीं रहता तो उसने टूटे हुए दरवाजे का मुआवजा देने की पेशकश की और माफी मांगी। बांस की यह ईमानदारी देखकर महिला हैरान रह गई। उसने पहले कभी इतना निष्पक्ष और न्यायप्रिय व्यक्ति नहीं देखा था। बातचीत के दौरान पता चला कि वह अपराधी महिला का भाई था, लेकिन वह भी अपने भाई के अपराधों से खुश नहीं थी। इसलिए उसने बांस को उसके छिपने की जगह बता दी। कुछ ही समय बाद बांस और मार्शल उस अपराधी के ठिकाने तक पहुंच गए। उसी समय अपराधी बाहर बैठा था। उन्हें देखते ही वह तेजी से घर के अंदर भाग गया और गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान सफेद दाढ़ी वाले मार्शल के हाथ में गोली लग गई। बांस घर के पीछे जाकर अपराधी को समझाने और आत्मसमर्पण के लिए मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मार्शल ने अलग रास्ता चुना। उसने 2 आग लगाने वाले बम तैयार किए और उन्हें घर के दोनों दरवाजों के पास फेंक दिया। देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। अंदर फंसा अपराधी दर्द से चीखता हुआ बाहर भागा। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि बांस को मजबूर होकर उसकी पीड़ा समाप्त करनी पड़ी। उसने गोली चलाकर उसे मौत दे दी। इस घटना के बाद बांस बेहद दुखी और अपराध बोध से भर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपराधियों को कानून के हवाले करने के बजाय मार्शल ने इतना क्रूर तरीका क्यों अपनाया। इस बात को लेकर दोनों के बीच फिर बहस छिड़ गई। आखिरकार बांस अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और उसने डिप्टी मार्शल को मुक्का मार दिया। यहीं उसकी नौकरी खत्म हो गई। न तो उसे
वेतन मिला और न ही कोई इनाम। इसके बाद बांस मृत अपराधी के परिवार को खबर देने गए। अपराधी की बहन ने उसे दोष नहीं दिया। उसका कहना था कि उसका भाई एक दिन अपने कर्मों की सजा जरूर भुगता। यह सुनकर बांस के मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन जब वह खाली हाथ घर लौटा तो एक नई परेशानी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी पत्नी ने यह सोचकर कि अब बांस की अच्छी नौकरी है, उधार पर एक पियानो खरीद लिया था। शर्मिंदा बांस ने पत्नी को बताया कि उसने फिर एक गोरे आदमी को मार दिया है और उसकी नौकरी चली गई है। फिर भी उसने पत्नी से वादा किया कि वह मेहनत करके पियानो का कर्ज जरूर चुका देगा। मजबूरी में बांस फिर से खेती करने लगा। कुछ समय बाद अचानक वही सफेद दाढ़ी वाला मार्शल अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उसके घर आ पहुंचा। बांस ने तुरंत पत्नी और बच्चों को घर के अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार मार्शल झगड़ा करने नहीं आया था। उसने माना कि भले ही दोनों की सोच कई बातों पर अलग हो, लेकिन बांस बेहद ईमानदार, साहसी और न्यायप्रिय इंसान है। इसी वजह से उसने एक न्यायाधीश के सामने बांस की सिफारिश की थी। उसका प्रस्ताव था कि बांस को आधिकारिक संघीय डिप्टी मार्शल बनाया जाए। यह सुनकर बांस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जानता था कि यह अवसर उसकी जिंदगी बदल सकता है। अगले दिन वह साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूरे उत्साह के साथ शहर के कार्यालय पहुंचा। गंभीर और सम्मानपूर्ण माहौल में न्यायाधीश ने उससे मुलाकात की। न्यायाधीश ने कहा, तुम्हारी सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि तुम आदिवासी इलाकों में काम कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी निशानेबाजी है। इसके बाद बांस ने पूरी निष्ठा के साथ शपथ ली। उसी पल वह इतिहास का पहला आधिकारिक अश्वेत संघीय डिप्टी मार्शल बन गया। पद संभालते ही उसे अपना पहला बड़ा मिशन सौंपा गया, कुख्यात अपराधी बिली को पकड़ना। मिशन को सफल बनाने के लिए उसने एक श्वेत भाड़े के सिपाही के साथ साझेदारी की और उस कस्बे की ओर रवाना हुआ जहां बिली अक्सर देखा जाता था। काफी पूछताछ और जानकारी जुटाने के बाद बांस को पता चला कि बिली सचमुच उसी कस्बे में छिपा हुआ है। अब उसे पकड़ने का समय आ चुका था, लेकिन बिली बहुत चालाक और रहस्यमयी अपराधी था। उसके ठिकाने के बारे में किसी को पक्की जानकारी नहीं थी। तभी बांस के साथी ने इशारा किया कि बार में ताश खेल रहे कुछ लोग बिली के गिरोह से जुड़े हुए हैं। बांस सीधे उनके पास जाकर बैठ गया और उनके साथ ताश खेलने लगा। उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि यह अश्वेत डिप्टी मार्शल ताश का इतना माहिर खिलाड़ी होगा। शुरुआती कुछ बाजियों में बांस के हाथ में कोई खास पते नहीं थे, फिर भी वह बड़ी रकम दांव पर लगाता रहा। बाकी खिलाड़ी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए जोखिम लेने से डरते हुए एक एक करके पते फेंकते गए। जब बांस ने आखिर में अपने कमजोर पते दिखाए तो सबके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि बांस ने सिर्फ ब्लफ करके सबको हरा दिया था। अगली बाजी में किस्मत ने सचमुच उसका साथ दिया। इस बार उसके पास बहुत मजबूत पते थे, लेकिन वह फिर भी पहले जैसी ही आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ खेलता रहा। एक जुआरी के हाथ में भी शानदार पते थे। उसे यकीन था कि बांस फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इस बार उसने अपनी सारी रकम दांव पर लगा दी। उसे पूरा भरोसा था कि उसके दो जोड़े वाले पते हार नहीं सके, लेकिन इस बार बांस सचमुच ताकतवर हाथ लेकर बैठा था। जब उसने अपने पते खोले तो मेज पर रखी लगभग सारी रकम उसकी हो गई। यह देखकर बाकी लोग भड़क उठे और उसे धमकाने लगे। बांस ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम सच में पूरे संघीय सरकार से दुश्मनी लेना चाहते हो? फिर उसने कहा कि वह जीती हुई सारी रकम वापस कर देगा अगर वे उसे बिली का ठिकाना बता दें। पैसों के लालच में आखिरकार उन्होंने बिली के छिपने की जगह बता दी। जानकारी मिलते ही बांस और उसका श्वेत साथी तुरंत निकल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें वह घोड़ा गाड़ी मिल गई जिसमें बिली सफर कर रहा था, लेकिन समस्या यह थी कि वांछित पोस्टर पर बनी तस्वीर बहुत धुंधली थी, इसलिए वे पहचान नहीं पाए कि उनमें से बिली कौन है। मगर बिली खुद घबरा गया। जैसे ही उसने कानून के लोगों को देखा वह अचानक भाग खड़ा हुआ। उसकी यही हरकत उसके खिलाफ सबूत बन गई। बांस तुरंत उसके पीछे दौड़ा और लंबी पीछा दौड़ के बाद उसे पकड़ लिया। हालांकि बांस ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, दूर कहीं से दो जोड़ी आंखें लगातार उन पर नजर रखे हुए थी। उस रात बांस बहुत सावधानी से जंगल में रुका। उसने आग तक नहीं जलाई ताकि कोई उसकी मौजूदगी का पता न लगा सके, लेकिन इसके बावजूद डाकुओं का एक गिरोह उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया। हमला इतना अचानक हुआ कि बांस का भाड़े का साथी मारा गया। बांस ने तुरंत बिली को पकड़कर एक बड़े पेड़ के पीछे शरण ली और जवाबी हमला शुरू कर दिया। उसने सटीक निशाना लगाते हुए एक डाकू को मार गिराया और तुरंत अपनी जगह बदल ली। बांस की निशानेबाजी कमाल की थी। वह एक एक करके हमलावरों को खत्म करता गया। कुछ ही देर में केवल एक डाकू बचा। स्थिति बिगड़ती देखकर वह घोड़े पर बैठकर भागने की कोशिश करने लगा। बांस ने बिली को वहीं रुकने का आदेश दिया और खुद आखिरी डाकू के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद उसने उसे भी पकड़ लिया और खतरा खत्म कर दिया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि बिल्ली भागा नहीं था, बल्कि वह चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था।